my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I have been turning over in my mind ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you have had. इस हिस्से के साथ ये उपन्यास शुरू होती है द ग्रेट गैट्सबी, जिसे माना जाता है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक। और इस उपन्यास का बहुत गहरा संबंध है अमेरिकन ड्रीम की परिकल्पना से। अमेरिकन ड्रीम एक ऐसा आदर्श है जो अमेरिका के लोगों द्वारा, अमेरिका के संस्थापकों के द्वारा खुद के बारे में सोचा जाता है। वे अमेरिका को इस तरह से देखते हैं कि अमेरिका एक ऐसी भूमि है जहां पर जो भी कोई व्यक्ति ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करता है, वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अर्थात सपनों की भूमि के तौर पर वे अमेरिका की कल्पना करते हैं और यह काफ़ी पहले से चला आ रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के मुख्य संस्थापकों में से एक थे, उनके समय से ही यह एक थीम जो है अमेरिका के साहित्य में, अमेरिका की एक जनमानस में अपना स्थान बनाए हुए है। तो अमेरिकन ड्रीम को ऐसा क्यों समझा जाता है? क्योंकि अमेरिका में बाहर से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने सपने पूरे भी किए। लेकिन एक समय था जब तो ये बात आसान थी, क्योंकि अमेरिका उस समय पहले रेड इंडियंस का एक निवास स्थान हुआ करता था और बाहर से जो भी लोग आए थे उनके मुकाबले जो वहाँ के लोकल रेड इंडियंस थे वो आदिवासी थे। तो उन्होंने उनकी सारी सभ्यता को एक तरह से हटा दिया वहाँ से और एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसमें जो सफ़ेद रंग की प्रजाति है, गोरी प्रजाति है, जो वाइट लोग हैं यूरोप के, उन्होंने वहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया। और आज जिस अमेरिका को हम जानते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, उनका जो ओरिजिन है नस्लीय या धार्मिक या अन्य चीज़ों में, वो यूरोप से प्रभावित ज़्यादा है। तो जब ये शुरू-शुरू में हुआ था, जब अमेरिका शुरू-शुरू में एक आगे बढ़ रहा था, कोलंबस वगैरह का टाइम था, जॉन स्मिथ वगैरह का टाइम था, तो उस समय ये आसान था कि लोग बाहर से आते थे और वहाँ पर अपना एक पूरा संपन्न एक घरौंदा बनाते थे और बड़े-बड़े साम्राज्य भी बनाते थे। लेकिन ये कब तक और कैसे संभव होगा, इस बारे में जब देखा जाए तो हम देखते क्या है कि अमेरिका जैसे-जैसे समय के साथ-साथ आगे बढ़ा, बहुत सारी और भी सारी चीज़ें हुई। लेकिन 1910-20 के आसपास जब ये पूरा प्रथम विश्व युद्ध का पूरा समय निकल चुका था, उस दौर के बाद अमेरिका में बहुत सारा अकूत पैसा आ रहा था। बहुत सारा तो हथियारों की वजह से था, कुछ पेट्रोलियम की वजह से वो कह सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इनकी वजह से था। तो पैसा, बहुत सारा अकूत पैसा अमेरिका के पास उस समय आ रहा था और अमेरिका का जो संपन्न वर्ग है, वो बहुत ही विलासिता में डूबने लगा था। तो उस दौर को जैज़ एज कहते हैं। जैज़, क्योंकि जैज़ म्यूज़िक उस समय काफ़ी प्रचलन में था, तो जैज़ एज कहते हैं। उस जैज़ एज की कहानियाँ लिखी हैं फ्रांसिस स्कॉट फिट्जरल्ड ने, जिन्होंने ये किताब भी लिखी है द ग्रेट गैट्सबी। द ग्रेट गैट्सबी का नायक जो है वो जे गैट्सबी, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े ही गरीब परिवार से था और पहले कभी जब वो आर्मी में हुआ करता था, आर्मी की यूनिफॉर्म की वजह से उसकी गरीबी छुप गई थी और इस वजह से उसका एक बहुत ही संपन्न परिवार की कुलीन लड़की से एक संबंध हो गया था। उस लड़की का नाम था डेज़ी। लेकिन अब वो डेज़ी के सामने ये बता नहीं पाया कि मैं कैसे परिवार से हूँ, क्या कैसा हूँ और मेरी स्थिति क्या है, और उसमें वह हिचकिचाता रहा। और इस बीच जब वो वापस नहीं गया तो डेज़ी ने शादी कर ली टॉम से, टॉम बुकनन से, और अब उसका नाम है डेज़ी बुकनन। टॉम एक बड़ा मशहूर खिलाड़ी रहा है और बहुत अमीर आदमी है, पैदाइशी अमीर है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक कंट्रास्ट दिखता है आपको, विरोधाभास दिखता है डेज़ी और गैट्सबी के बीच में, वो है पुराने पैसे और नए पैसे का। डेज़ी जो है वो पुराना पैसा है, वो उसके पास सदा से ही पैसा था, वो उन परिवारों में से जो शुरुआती कुलीन ही है। और गैट्सबी जो है वो नव धनाढ्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें होता क्या है कि अमेरिकन ड्रीम जो था वो भी उन लोगों के लिए था जो पहले से ही अमीर नहीं है, बल्कि जो धनाढ्य बनना चाहते हैं अमेरिका में आकर। वैसा एक व्यक्ति गैट्सबी होता है। और गैट्सबी की इस पूरी कहानी में होता क्या है कि गैट्सबी डेज़ी को प्राप्त करना चाहता है वापस। इसके लिए वो अपना हर संभव प्रयास करता है और वह कुलीन बनने का एक तरह से स्वांग करता है। वह डेज़ी के घर के ठीक सामने जो एक कर्टसी बे है, एक खाड़ी है, उस खाड़ी की दूसरी तरफ एक मकान लेता है। वहाँ मकान के सामने एक बड़ा-सा एक जो आलीशान सा बंगला है, उस बंगले के आस-पास वहाँ पे
पार्टियां देता रहता है। उन पार्टियों में तमाम तरह के कुलीन, संभ्रांत और हर तरह के लोग आते हैं, पार्टियों में नाचते हैं, गाते हैं और पार्टियों का इन्विटेशन हर किसी के लिए खुला हुआ है। क्योंकि गैट्सबी को आशा है कि किसी दिन डेजी भी घूमते फिरते उनमें से किसी एक पार्टी में आएगी और वहां पर वो उसे इस चीज के लिए प्रपोज कर पाएगा कि उनकी जो आधी अधूरी रह गई प्रेम कहानी थी उसे वहां से वे दोबारा शुरू कर पाए। कहानी में एक संयोग ऐसा भी है कि जो कहानी का जो सूत्रधार है निक कैरावे, वो गैट्सबी का पड़ोसी बनता है। गैट्सबी के ठीक बाजू में एक छोटे से कॉटेज में रहता है और ये जो है वो डेजी का कजिन है। तो इन लोग इसकी मदद से अंततः गैट्सबी जो है वो डेजी के साथ अपना जो पुराना संबंध था उसको वापस पटरी पर लाने में एक हद तक सफल भी होता है। क्योंकि डेजी की खुद की जो पारिवारिक जिंदगी है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। टॉम एक चरित्रहीन आदमी है और डेजी की भावना का भी ख्याल नहीं रखता। तो डेजी का संबंध गैट्सबी के साथ शुरू तो हो जाता है क्योंकि अब गैट्सबी अमीर है, वो पार्टियां देता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन गैट्सबी के पास ये पैसा कैसे आया और कहां से आया जब वो ये जानती है तो डेजी गैट्सबी को वापस फिर से छोड़ देती है। क्योंकि गैट्सबी के पास ये जो पैसा आया था वो आया था शराब की तस्करी से। वो एक बूटलेगर था। बूटलेगर उन लोगों को कहते थे जो बूट्स में, आर्मी के जो बूट्स रहते उसमें शराब की बोतलें लाते थे और उसकी तस्करी करते थे उस दौर में, क्योंकि वहां पर उस समय अमेरिका में शराब बंदी थी तो वहां पर शराब लाना मना था। इसलिए ये लोग जो थे बूट में शराब लेके आते थे, इसलिए बूटलेगर्स कहलाते थे। इस बिजनेस में आर्मी के अपने करियर के बाद गैट्सबी इतना सफल रहा कि वह बहुत बड़ा बूटलेगर बना और उसने बहुत सारी अकूत संपत्ति जमा कर ली। तो गैट्सबी क्या हुआ, न्यू मनी हुई, नव धनाढ्य वर्ग हुआ और डेजी थी पूर्व धनाढ्य वर्ग, जो पहले से ही पुश्तैनी कुलीन। तो जब इस कुलीन परिवार की लड़की को यह पता लगता है कि गैट्सबी की वास्तविकता क्या है तो उसके साथ वो इनसिक्योरिटी का सुरक्षा आ जाती है और वह उसे छोड़ देती है, वह उसका साथ नहीं देती। गैट्सबी यहां पर प्रतिनिधित्व करता है उस अमेरिकी सपने का जिसकी फिलॉसफी ये थी कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। पहली बात तो ईमानदारी यहां पर इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसका जो रास्ता उसको मिलता है वो तस्करी का मिलता है। अमेरिका में भी ऐसा था कि अमेरिका जिस तरह से उस समय पैसे कमा रहा था उसमें हथियारों का बेचना और दुनिया भर की तमाम तरह की और दूसरी चीजें थी जिनको नैतिक तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ चलिए, गैट्सबी एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा दोस्त है, अच्छा प्रेमी है, लोगों के प्रति समर्पित है। ऐसे कुछ गुण हैं उसमें जो अमेरिका के उस आदर्श व्यक्ति में होने चाहिए, जिसके बारे में फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड लिखते हैं कि he had a romantic readiness in him. Gatsby was ready to catch that light, ये कहते हैं। तो उनका अर्थ है कि गैट्सबी उन लोगों में से था जिनके पास उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की शक्ति थी। उनमें ये ऐसा सोचने की शक्ति थी कि हाँ इसे पूरा किया जा सकता है, हाँ हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हाँ हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। अमेरिका का सपना, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां पर फेयर गेम चलता है, जहां पर जो सही तरीके से काम करता है, जो सही मेहनत से काम करता है उसको उसका परिणाम मिलता है, जहां पर अन्याय नहीं है, जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी और बहुत सारी चीजें। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अमेरिका जो था 1920-22 के दौरान, जैज के दौरान विलासिता में डूबता चला गया। बाद में फिर विश्व युद्ध आया, वो तो बाद की बात है, लेकिन विश्व युद्ध आने से पहले ही अमेरिका पूरी तरह विलासिता में जा रहा था। अमेरिका का जो धनाढ्य वर्ग है वह क्लबों में, पार्टियों में पूरी तरह खो चुका था। और जब दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही थी उस समय का अमेरिका पूरी तरह उसी विलासिता में खोया हुआ था। तो उस विलासिता में गिरने का जो हास हुआ था उसको फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। गैट्सबी की जो पार्टी है उसमें तमाम तरह के ऐसे लोग आते हैं जिनको सिवाय विलास के और अय्यासी के किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है। और गैट्सबी की एकमात्र इच्छा है डेजी बुकानन को पाने की, अर्थात वह चाहता है कि यह स्तर जो है उसका, भले ही वो स्मगलिंग से किया कमाया हुआ पैसा, पर वह अपने स्तर को उठाकर और एक कुलीन बनना चाहता है, वह उन लोगों के समांतर खड़ा होना चाहता है। लेकिन डेजी उसे नकार देती है, पुराना पैसा, कुलीनता उसे नकार देती है, वे उसे अपने साथ स्थान नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए क्योंकि ये जो इस तरफ के लोग हैं ये पैसा जरूर कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी सारी संस्कृति सब कुछ को अपना नहीं सकते। वे शक्ति नियंत्रण के साथ जरूर जा सकते हैं लेकिन वे शक्ति नियंत्रक खुद नहीं हो सकते। और ये बात अंततः कई जगह स्थापित भी होती है। अमेरिका के इतिहास में भी ये चीज स्थापित होती है। अमेरिकन सपने की त्रासदी यही है कि अमेरिका ने जब शुरुआत की थी तो ऐसा सपना देखा जरूर गया था, लेकिन धीरे 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 जैसे अमेरिका का जो धनाढ्य वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था या शक्तिशाली वर्ग था,
उसने सारी शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया और अंततः कहाँ आज अमेरिका है, जहां पर 80% जो अमेरिका की अर्थ शक्ति है, जो पूंजी है, वह 2% लोगों के हाथ में है। तो अंततः अमेरिका कहाँ पहुंचा? वहीं जहां पर ओल्ड मनी जो है, जो शक्ति नियंत्रक वर्ग है, उसने अंततः सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका में आज ज्यादातर लोग कर्ज पर रहते हैं, क्रेडिट कार्ड उनके ऊपर तमाम तरह के कर्ज रहते हैं और उसके आधार पर उनका जो जीवन चलता है, उनकी डे टू डे इनकम जो है, उसी कर्ज को चुकाने में जाती है। तो वह जो था, वो अमेरिकन सपना जो था, अमेरिकन सपना जहां पर हर चीज बड़ी आसान, फेयर और सीधी सीधी रहेगी, वह सपना वहीं जैज एज के शुरू में वहां कहीं वो अंत हो गया था। उस अंत के साक्षी बने फ्रांसिस स्कॉट फिट्जरल्ड, और उन्होंने देखा कि किस तरह से शक्ति फिर अमेरिका में केंद्रित होती जा रही है, और वह जो एक सपना था कि अमेरिका में आने वाले हर व्यक्ति के लिए समान अवसर, समान खुलापन, सारा कुछ वो होगा, वो नहीं हो पाता है। तो यह जो किताब है, उसमें गैट्सबी की कहानी भी है, गैट्सबी की डेजी बुकानन को पाने की इच्छा की कहानी, और उसको ना पा पाने की कहानी, उसको ना पा पाने की वजह, गैट्सबी की ईमानदारी, गैट्सबी की ऑनेस्टी, और गैट्सबी की वो रोमांटिक रेडीनेस जिसकी बात इसमें फिट्जरल्ड करते हैं, उन सारी चीजों के साथ अंततः गैट्सबी की जो त्रासदी होती है, उसके समझने के लिए, उसके रूपक के तौर पे आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए।